हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर एस ब्लॉक एलिमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कलाइन मेटल कंपाउंड्स की। इससे पहले हम ग्रुप वन के एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, दैट इज एल्कली मेटल्स। उनके प्रॉपर्टीज, उनके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने, बाद में उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर हमने दो लेक्चर्स में पढ़ा था, फिर हमने तीसरे लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एल्कलाइन मेटल्स के, और अब हम फोर्थ लेक्चर में इनकी इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब हम जानते हैं बेटा, एल्कलाइन मेटल्स हैं, और मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑक्साइड्स आते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक, एंड दे आर क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड्स। लेकिन इसके अंदर सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड है जो नेचर में क्या है बेटा, कोवैलेंट है। सर क्यों? क्योंकि बेरिलियम का जो +2 आयन है उसकी पोलराइजिंग पावर हैज हाई पोलराइजिंग पावर, जिसकी वजह से उसका नेचर जो है वो क्या हो जाता है बेटा, कोवैलेंट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं सब नेचर में बेसिक है, और बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड कोवैलेंट होने की वजह से नेचर में क्या हो गया बेटा, एम्फोटेरिक। और बाकी जो है वो आयोनिक सॉलिड्स है, इसलिए वो नेचर में क्या है, बेसिक है। राइट? तो इनके ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। सर एग्जाम्पल आप देख लो बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शंस आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। सेम गोज विद कैल्शियम एज वेल। बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की। अब कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, ये लेस बेसिक है क्योंकि ये लेस स्टेबल है। तो अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की, तो एल्कली जो मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एल्कलाइन, क्योंकि हमको पता है कि एल्कली और एल्कलाइन में ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो कौन होते हैं, एल्कली होते हैं। इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होते हैं नेचर में। इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही नेचर में ज्यादा बेसिक होते हैं। हमने एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन अब हम जब एल्कलाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो जरूर कंपैरिजन एल्कली मेटल से आएगा, कौन ज्यादा है और कौन कम है। अब इनकी भी आईई कम है, इसलिए जो इनके बीच में जो बॉन्ड है मेटल और OH के बीच में, वो आराम से आयोनाइज करके कौन सा आयन रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। बेसिक स्ट्रेंथ इनकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, क्योंकि आईई नीचे जाते जाते डिक्रीज कर जाती है और OH नेगेटिव का रिलीज आसान हो जाता है। लेकिन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड नेचर में एम्फोटेरिक है। अभी आपको पता चल ही चुका है कि बेरिलियम ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक है, तो जब वो पानी के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो वो भी नेचर में क्या है, एम्फोटेरिक है। तो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दो OH नेगेटिव आयंस को और एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, बेरिलिएट आयन।
सर ये बेरिलिएट आयन कैसे बना लेता है? अब जरा बेटा ध्यान से देखो जो मैं वर्किंग दिखा रहा हूं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट के अंदर बेटा क्या होती है? 1s2 2s1 2px1। तो s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और px py pz में से px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम के पास बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन OH के साथ शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन OH के साथ शेयर कर लिया और इसने क्या बना लिया? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया कौन सा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि बेरिलियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव को दे दिए OH नेगेटिव के पास, तो हमारे पास क्या बन गया? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां पर इसके पास दो ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल में कौन आ जाता है? OH माइनस। कौन आ गया? OH माइनस। इसकी वजह से ये क्या बन जाता है? टेट्रा हाइड्रोक्सो बेरिलिएट आयन, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं? बेरिलिएट आयन। सो दिस इज द रीजन कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंपाउंड बनाने के बावजूद दो OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं उनको अपने ऑर्बिटल्स में खाली जगह प्रोवाइड करके उनके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपको इसमें से जो जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं हटा रहा हूं ये सब। इसके अलावा अगर हम देखें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि बेटा आपको बताया नेचर में एम्फोटेरिक है, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बेटा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है। इनको हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। हालांकि बेटा आपको इनको नेम नहीं करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस का नेमिंग हमने नहीं देखा। हाँ, हम इसका नेम जरूर कर सकते हैं। इसका नेम क्या हो जाएगा? बेरिलियम डाइक्लोराइड टेट्रा हाइड्रेट। अब यही अगर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म के अंदर बेटा लिखा जाता है तो उन कॉम्प्लेक्स के नेम करने के बेटा कुछ तरीके होते हैं। वो तरीके हम अभी नहीं पढ़ रहे, वो हम क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज। अब ये चीज हमेशा याद रखना, जब आप किसी सॉल्ट को बेटा पानी में डालते हो तो वो डिसॉल्व होता है या नहीं डिसॉल्व होता। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्ट डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? बेटा सॉल्ट की क्या होती है? हाइड्रेशन इंथैल्पी। अगर उस सॉल्ट की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसकी लैटिस इंथैल्पी से, तो बेटा वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। और अगर लैटिस इंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, तो वो सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म के अंदर आ जाएगा। आप क्या मुझे एक एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ऐसा सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है? बहुत सिंपल है। सर कॉमन NaCl। वेरी गुड, NaCl कॉमन सॉल्ट है ना। ये पानी में डालते ही डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि NaCl की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है, मतलब वो पानी में रहकर ज्यादा खुश है और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू साथ रहकर, एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव साथ रहकर इतना खुश नहीं है
जितना खुश वो पानी में जाने के बाद है, इसलिए वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्या मुझे कोई ऐसा सॉल्ट का नाम बता सकते हो जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता और वो प्रेसिपिटेट कर जाता है? आपने क्लास 10th में काफी सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी थी जिसमें वो सॉल्ट आता था। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं बेटा। बेरियम सल्फेट। वेरी गुड, बेरियम सल्फेट। हमेशा इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता था। वो इसलिए बनता था क्योंकि बेरियम सल्फेट साथ में रहकर खुश है, लेकिन वो पानी में जब डिसॉल्व होता है, जो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता। इसलिए वो कहता है कि हम पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, हम साथ में रहेंगे। तो जब कोई भी सॉल्ट अगर आप देखें आज के बाद वो डिसॉल्व हो रहा है, वो इसी रीजन की वजह से हो रहा है बेटा, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। और ये वैल्यूज हमको कैलकुलेट नहीं करनी होती बस। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि ऑक्सो एसिड्स कौन होते हैं। ऐसे एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल के साथ, जैसे बेटा H2SO4, HClO3, H2SO3, H3PO4, ये सब ऑक्सो एसिड्स हैं। सर HCl तो आपने लिखा ही नहीं, ये बेटा ऑक्सो एसिड नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। और इन सब एसिड्स के अंदर जो हमारा नॉन मेटल है उसका एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जरूरी होता है, और उसी नॉन मेटल का एक सिंगल बॉन्ड OH के साथ जरूरी होता है। ये दो चीजें होती हैं तभी वो ऑक्सो एसिड बनता है। सर क्या ये वाले सॉल्ट्स ऑक्सो एसिड्स वाले सॉल्ट बनाते हैं? तो आंसर इज यस। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बोनेट एंड सो ऑन। कहते हैं जो इस ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं, अगर हम उनका फॉर्मूला देखें, MCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। आपको रीजन पता है, क्योंकि इनकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए पानी में इनसॉल्युबल है। और इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर मेटल आयन का बढ़ता रहता है। अभी तो देखो पता लग गया ना बेटा, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, वो इसी रीजन की वजह से है। और इसीलिए ये आराम से प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन कैटायनिक साइज। इसका मतलब है बेरिलियम कार्बोनेट, है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। बेरिलियम कार्बोनेट लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू बेरियम कार्बोनेट, जो ज्यादा स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है। और इस अनस्टेबिलिटी ऑफ बेरिलियम कार्बोनेट की वजह से बेटा हमको इसको ऐसे एटमॉस्फेयर में स्टोर करके रखना पड़ता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, तभी ये रिएक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज ये अनस्टेबल है तो ये सराउंडिंग्स में, एयर में बाकी चीजों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए हमको इसको एक कंटेनर में बंद करके उसमें CO2 गैस इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। सल्फेट्स की बात करें, इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला होता है बेटा MsO4। तो ये थर्मली स्टेबल होते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं। सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज करती है फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम, मतलब डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब कैल्शियम सल्फेट फिर भी डिसॉल्व हो जाएगा, पर बेरियम सल्फेट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन बेरिलियम सल्फेट की बात करें और मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, वो डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनके कैटायन छोटे हैं। इस वजह से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। वही बात आ गई बेटा,
कि ये दोनों सॉल्ट इसलिए डिसॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों सॉल्ट्स इसीलिए डिसॉल्व हो रहे हैं क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, लैटिस एंथैल्पी के कंपैरेटिवली। नाइट्रेट्स की बात करें सर, उनका फॉर्मूला क्या होगा, MnO3 होल ट्वाइस। कहते हैं नाइट्रेट्स कैसे बनाते हैं, बाय डिसोल्यूशन इनके कार्बोनेट्स का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। मतलब आप डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, आप क्या करते हैं, आप पहले इसका कार्बोनेट लेते हैं और उस कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इनका नाइट्रेट बनाते हैं। कहते हैं इनकी टेंडेंसी हाइड्रेटेड नाइट्रेट्स बनाने की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है क्योंकि इनके कैटायन का साइज बढ़ रहा है। और सारे नाइट्रेट्स, वेरी नाइस स्टेटमेंट, इसकी रिएक्शन भी है, सारे नाइट्रेट्स जो है वो डिकम्पोज करके ऑक्साइड देते हैं। तो इस ग्रुप के जितने भी नाइट्रेट जो बन रहे हैं, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, सब क्या देंगे, ऑक्साइड, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस। और आपने बेटा ये वाली एक्टिविटी भी पढ़ी थी क्लास 10th के अंदर, जब आपने लेड नाइट्रेट, हालांकि वो इस ग्रुप का नहीं है, पर आपने जब लेड नाइट्रेट को हीट किया था तो अगर आपको याद हो ब्राउन कलर की गैस मिलती है। तो ये जो NO2 गैस होती है ये ब्राउन कलर की थी। याद आया भाई? तो ये क्लास 10th में हमने एक्टिविटी करी थी, आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे ग्रुप 1 के अंदर भी लिथियम का बड़ा डिफरेंट बिहेवियर आता था, जो डायगनली किससे मैच करता था, मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पे बेरिलियम का डिफरेंट बिहेवियर आता है और ये डायगनली किसके साथ मैच करता है, एल्यूमिनियम के साथ नेक्स्ट पीरियड का। कहते हैं बेरिलियम का MPBP बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल से काफी ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग, इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग, मतलब आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से कहते हैं बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, लेकिन बाकियों के जो ऑक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसेस है। कहते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते फ्लेम के ऊपर। सर क्यों? ड्यू टू वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसलिए इनके कलर नहीं आते। कहते हैं बेरिलियम पेरोक्साइड नहीं बनाता, पर बाकी के जो है अगर ज्यादा हीट करो ऑक्सीजन में तो पेरोक्साइड बना लेते हैं। कहते हैं बेरिलियम का जो सल्फेट है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसकी लैटिस एंथैल्पी। लेकिन क्यों भाई? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन। लेकिन जैसे जैसे केटायन के साइज बढ़ते जा रहे हैं उनकी डिसॉल्व होने की क्षमता कम होती जा रही है। कहते हैं बेरिलियम हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता जब उनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करो, पर बाकी सारे करते हैं। सर क्या मतलब? आप अगर मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो वो मैग्नीशियम सल्फेट बनाकर हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन बेरिलियम ऐसा नहीं करता। सो इट इज ऑल बिकॉज
बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनली एक दूसरे के जैसे होते हैं। अब इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है जरा ये देखते हैं। दोनों के चार्ज और रेडियस का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों इतनी आसानी से एसिड से अटैक नहीं करते क्योंकि इनके जो ऑक्साइड की लेयर है बेरिलियम ऑक्साइड, और दूसरे केस में कौन सी लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये काफी स्टेबल लेयर होती है, इसलिए ये इनको फर्दर रिएक्ट करने नहीं देती। कहता है दोनों के हाइड्रोक्साइड एक्सेस बेस में डिसॉल्व करके 8 आयन बनाते हैं। तो बेरिलियम क्या बनाता है बेरिलिएट आयन, और एल्यूमिनियम क्या बनाता है एल्यूमिनेट आयन बनाता है। ये इनके फॉर्मूले दे रखे हैं बेटा, और यहां पर OH आएगा, ब्रैकेट जो वहां पे मिसिंग है। और कहता है इनके क्लोराइड्स, चाहे वो बेरिलियम डाइक्लोराइड हो चाहे वो एल्यूमिनियम का क्लोराइड हो, फॉर्मूला क्या है AlCl3, वो ब्रिज्ड क्लोराइड्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर ब्रिज क्लोरीन होता है वेपर फेज के अंदर, जिनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहां पे ड्रॉन है। ये देखिए ये भी वेपर फेज के अंदर है। हमने देखा था कि BCl जो है वो क्या बनाता है डायमर बनाता है, और AlCl3 जो है ये भी डायमर बनाता है। सर ये डायमर कैसे बनाता है? अब देखिए बेटा एल्यूमिनियम क्या होता है AlCl3, दूसरा एल्यूमिनियम जो है वो भी क्या है AlCl3। अब एल्यूमिनियम एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2। तो बेटा S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल में ये हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कौन आता है क्लोरीन आता है। वो एल्यूमिनियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एल्यूमिनियम के साथ एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एल्यूमिनियम के साथ एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये देखो बेटा ये क्या बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन आप जानते हैं कि हैलोजेंस के पास लोन पेयर भी होता है। तो ये अपना एक लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के खाली ऑर्बिटल में रख देता है। ये देखो बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये वाला जो हैलोजन होता है वो पहले वाले एल्यूमिनियम के खाली ऑर्बिटल में लोन पेयर रख देता है। इस वजह से एक्चुअली में हम दुनिया को बोलते हैं बेटा AlCl3 AlCl3 नहीं, असलियत में एग्जिस्ट कौन करता है Al2Cl6। ये होता है असली में एल्यूमिनियम क्लोराइड की एग्जिस्टेंस। लेकिन फॉर्मूला हम AlCl3 ही लगते हैं क्योंकि Al2Cl6 में ये क्या हो जाता है टेट्रा वैलेंट, क्योंकि ये 4 बॉन्ड्स बना लेता है, उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस गेन शेयरिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऑक्टेट जो है वो पूरा बने। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक दूसरे के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरफ से डेटिव बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन का एल्यूमिनियम के साथ। हम बाद में उसको सिंपल बॉन्ड्स के साथ ही दिखाते हैं। तो आप ये सब कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इनके सिमिलैरिटी की। वो कहते हैं कि दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम के आयंस जो हैं इनकी काफी ज्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। जैसे मैंने अभी बात करी बेरिलियम जो है वो 4F के साथ कंबाइन कर सकता है भाई। जैसे आपने देखा अभी
कि बेरिलियम डाइक्लोराइड था तो उसके पास 2 Cl माइनस आ सकते हैं और वो क्या बना सकता है, BeCl4 ऊपर 2 माइनस। अभी आपने देखा कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड था, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, BeOH होल ट्वाइस, वो 2 OH माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना सकता है, BeOH होल 4 2 माइनस। ऐसे ही बेरिलियम F2 जो होता है बेरिलियम डाइक्लोराइड, वो भी 2F माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना सकता है, टेट्रा फ्लोरो बेरिलिएट एनायन। तो इसको हम कहते हैं टेट्रा, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज फ्लोराइडो बेरिलिएट स्पेलिंग गलत है, आयन। ये हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सो, ये हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो। ऐसे ही एल्यूमिनियम भी 6F नेगेटिव के साथ कंबाइन कर सकता है। सर कैसे, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ा था। एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड 3F माइनस के साथ कंबाइन करके हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट एनायन दे सकता है। इसका नाम एक्चुअली में होता है हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट एनायन। अब ये कैसे होता है मैं आपको बेटा ये भी दिखाता हूं। देखो एल्यूमिनियम का अभी हमने पढ़ा था कि एक्साइटेड स्टेट में एटॉमिक नंबर तो 13 ही रहता है, पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2 एंड 3d खाली पड़ा है। ये हो गया बेटा 3s1 और ये हो गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन p के अंदर, और 3d उसका खाली पड़ा है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब इस एल्यूमिनियम के पास एक क्लोरीन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक क्लोरीन और आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक क्लोरीन और आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सॉरी बेटा, क्लोरीन की जगह क्या होना चाहिए, फ्लोरीन। बात एक ही है, वैसे Cl के साथ भी हो सकता है, पर कंपैरिजन में F के साथ थोड़ा सा ज्यादा बेटर बनता है। तो ये आ गया F, ये आ गया F, ये आ गया F। तो ये देखो, ये आपके पास क्या बन गया, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। लेकिन एल्यूमिनियम के पास ये वाला ऑर्बिटल खाली पड़ा है, डी के ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल वो अपने पार्टिसिपेट कराता है। देखो इसके अंदर तो इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये क्या हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन जब इसके पास वो F नेगेटिव लेकर आएगा, इसके पास एक और F नेगेटिव लेकर आएगा, और इसके पास एक और F नेगेटिव लेकर आएगा, तो बेटा इस केस के अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3d2। ये बेटा इसलिए होता है बिकॉज aluminium has, because Al has empty d orbital, hence can extend
its oxidation number till 6, लेकिन बेरिलियम 4 तक ही रह सकता है, but beryllium can only do so till covalency of 4. सर क्यों? Because of absence of d orbital. Because of absence of d orbital. क्योंकि बेरिलियम के पास सिर्फ 2 ही शेल होते हैं और उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो वो 2 ऑर्बिटल के साथ sp 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 हाइब्रिडाइज्ड है, पर इन तीनों केसेस के अंदर उसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है ना। अदरवाइज उसके पास d ऑर्बिटल जो है वो क्या है, एब्सेंट होता है। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा, कुछ भी इसमें से अगर आपको कॉपी करना हो। तो मैंने काफी डिटेल में आपको हर चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि भाई कौन सी बॉन्डिंग कैसे बन रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, कहते हैं कि बेरिलियम जो है वो हाइड्रोजन गैस एसिड से लिबरेट नहीं करता, बाकी सारे जो हैं वो ऐसा करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और बेरिलियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड दोनों ही नेचर में एम्फोटेरिक है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। कहते हैं बेरिलियम कार्बाइड, इसका नाम होता है बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड, इनको अगर आप हीट करो, रिएक्ट करके ये मीथेन गैस और पानी जो है वो रिलीज करते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट एक जैसी है। कहते हैं दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी सेम होती है, तो दे हैव ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो ऑल दीज 9 प्रॉपर्टीज हमको बताती हैं कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम दे आर सिमिलर टू ईच अदर ड्यू टू देयर सिमिलर साइज एंड डायगोनल रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। ये है हमारा इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 4। कहते हैं व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड की पानी में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती रहती है, ठीक है। इस वजह से as compared to hydration enthalpy due to increase in the ionic size, तो इस वजह से इनकी solubility increase करती है down the group। कहता है why does solubility alkaline earth metal carbonates और sulfates की पानी में decrease करती है down the group? क्योंकि alkaline earth metal के जो sulfates होते हैं और जो carbonates होते हैं down the group, उनकी stability जो है वो बढ़ती है, इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है, क्योंकि उनकी लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करती रहती है। कहते हैं डाउन द ग्रुप एनायन का साइज बढ़ता रहता है, केटायन का साइज भी बढ़ता रहता है, इस वजह से लैटिस एंथैल्पी ऑलमोस्ट इन सब एलिमेंट्स की सेम होती है। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप कम होने की वजह से, क्यों भाई? ड्यू टू इंक्रीज इन कैटायनिक साइज, कैटायन का साइज बढ़ने की वजह से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती रहती है, बोथ सल्फेट्स की और कार्बोनेट्स की। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन ये भी अच्छा है। कहता है कंपेयर कीजिए एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो एल्कली मेटल्स की कम होती है, एल्कलाइन की ज्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं
बेसिसिटी की बात करूं, कौन ज्यादा नेचर में बेसिक है, तो एल्कली मेटल ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ, है ना। बेसिसिटी वो भी उनके ऑक्साइड्स की। और अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स, तो alkali hydroxides are more soluble, hydroxides are more soluble, आप इसको ऐसे लिखिए, are more soluble as compared to alkaline earth metal hydroxides। क्यों भाई? Because cationic size of alkaline is small, cationic size of alkaline is small as compared to alkali। तो आप कॉपी कर सकते हैं। ये लीजिए। तो ये है हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी। तो एल्कली के हाइड्रोक्साइड्स जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्कलाइन। एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन कहता है कंपेयर सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी फॉलोइंग कंपाउंड्स की एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। पहला है नाइट्रेट्स, दोनों चीजें बतानी है, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। फिर है कार्बोनेट्स और फिर है सल्फेट्स। तो एक एक करके बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी कहता है एल्कली के नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट जो है वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब दे आर सॉल्युबल एंड डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन एल्कलाइन के लिए इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती रहती है, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम और मैग्नीशियम कैटायन की लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम करती है। इस वजह से बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें एल्कलाइन को, तो एल्कलाइन के जो नाइट्रेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं और सल्फेट्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी और कम होती है। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम के कैटायंस का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, जिसकी वजह से उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हल्की सी ज्यादा हो जाती है एंड हेंस उसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। तो ये भी आपके पास नोट्स में है। तो यहां पे हमने बात करी सॉल्युबिलिटी की, अब हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, नाइट्रेट्स की। कहता है एल्कलाइन के जो नाइट्रेट्स होते हैं वो डिकम्पोज करके मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देते हैं। लेकिन एल्कली के जो नाइट्रेट्स हैं वो मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन देते हैं। तो दोनों के डिकम्पोजिशन में फर्क आ गया। कहते हैं एक्सेप्ट लिथियम,
क्योंकि वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, किसके जैसी, Mg के जैसी। वो डिकम्पोज नहीं करता, वो कंपोज करके क्या देता है, ऑक्साइड NO2 एंड इनके जैसा बन जाता है। बिकॉज लिथियम और मैग्नीशियम के पास क्या होती है, डायगोनल सिमिलैरिटी। कार्बोनेट्स एल्कलाइन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इनका, ऑब्वियस बात है, एल्कली से कम होता है, राइट। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, इसलिए स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स की इंक्रीज करती है एंड उसका डिकॉम्पोजिशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो एल्कलाइन के कार्बोनेट्स डिकम्पोज करके मेटल ऑक्साइड और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास ये एग्जाम्पल आ गया जो आपने रिएक्शन बहुत बार पढ़ी है। लेकिन एल्कली के सारे मेटल कार्बोनेट्स काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, इतनी आसानी से वो डिकम्पोज नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। लेकिन लिथियम का जो कार्बोनेट है वो एल्कलाइन की तरह डिकम्पोज करता है। क्यों? ड्यू टू डायगोनल सिमिलैरिटी, किसके साथ, विद मैग्नीशियम के साथ। आई होप समझ में आ गया बेटा। तो कैसे जो एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज हैं उनके बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के कंपैरिजन टू एल्कली एंड एल्कलाइन। इसमें से कुछ कॉपी करना है। सल्फेट्स की बात करते हैं तो एल्कलाइन के अगेन ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इनका, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो स्टेबिलिटी सल्फेट्स की भी इंक्रीज करती है और इनका भी डिकॉम्पोजिशन आसान हो जाता है अगर आप टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो मेटल सल्फेट एल्कलाइन के मेटल ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। लेकिन एल्कली मेटल सल्फेट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और अगेन वो भी हाई टेम्परेचर तक पे भी डिकम्पोज नहीं करते। लेकिन लिथियम की डायगोनल सिमिलैरिटी है किसके साथ, Mg के साथ, इसलिए उसका भी जो डिकम्पोजिशन है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह है, वो भी ऑक्साइड देगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 20th। कहता है हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स सोडियम एंड पोटेशियम के आराम से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बेटा इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है, इनकी लैटिस इंथैल्पी कम है। लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम के बहुत कम सॉल्युबल होते हैं पानी में। क्यों? कहते हैं इनका कैटायनिक साइज बड़ा है, किसका, सोडियम आयन का और पोटेशियम आयन का, और लैटिस एंथैल्पी इनके सॉल्ट्स की कम है, इसलिए ये ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन जिनका कैटायनिक साइज ज्यादा छोटा है। एक्सरसाइज का 26th क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस काफी फेमस है क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। कहता है मोबिलिटीज एल्कली मेटल आयंस की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये है। क्यों भाई? बेटा जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, इसलिए वो पानी के साथ चिपक के ज्यादा रहेगा। तो छोटा कैटायन इज इजीली हाइड्रेटेड, इसलिए बेटा उसका मास ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए मूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सीजियम पॉजिटिव एक बड़ा कैटायन है, वो पानी के साथ हाइड्रेट नहीं होगा, इसलिए उसका मूव करना काफी सिंपल, आसान और फास्ट होगा। बी पार्ट कहता है कि लिथियम
ओनली एल्कली मेटल है जो नाइट्राइट बनाता है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि बेटा ये डायगोनल सिमिलैरिटी शो करता है मैग्नीशियम की तरह, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस ग्रुप के लिए M2 पॉजिटिव M कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की ऑलमोस्ट सबकी बराबर ही है। ऐसा क्यों? बेटा जैसा कि आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दूसरा आयोनाइजेशन और तीसरा हाइड्रेशन इंथैल्पी। इन सब के लिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन तीनों के लिए ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, पर ओवरऑल जब हम इसका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है सबके लिए। इसलिए इन सब की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट सेम ही है। आई रिपीट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बेटा 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो बेटा तीनों की बहुत डिफरेंट है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तीनों की बहुत डिफरेंट है। और तीसरा आता है बेटा हाइड्रेशन इंथैल्पी, तीनों की बहुत डिफरेंट है। लेकिन इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है हर एलिमेंट का, वो ऑलमोस्ट क्या है बेटा? सेम है। इस वजह से इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज क्या है बेटा? कांस्टेंट है। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 29th क्वेश्चन। कहते हैं हाउ वुड यू एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कहते हैं बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल है लेकिन बेरिलियम सल्फेट सॉल्युबल है। अच्छा, किसमें सॉल्युबल है बेटा? पानी में। अगर बेटा बेरिलियम ऑक्साइड पानी में इनसॉल्युबल है तो हम जानते हैं कि बेटा ये नेचर में क्या होता है? कोवैलेंट। और कोवैलेंट चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन बेरिलियम सल्फेट बेटा नेचर में क्या हो गया? आयोनिक, इसलिए वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है। सर ऐसा क्यों? बेटा दोनों में फर्क क्या है बेटा? एनायन का। कहते हैं स्मॉलर आयंस बेरिलियम ऑक्साइड के अंदर, उसको बेटा नेचर में क्या बना देते हैं? कोवैलेंट, इसलिए वो क्या है? इनसॉल्युबल है। लेकिन बेरिलियम सल्फेट के अंदर SO4 एक बड़ा एनायन है और इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है लैटिस इंथैल्पी से, इसलिए वो पानी में क्या कर जाता है? डिसॉल्व कर जाता है। वही सेम रीजन है सबके अंदर। दूसरा देखो बी पार्ट, बेरियम ऑक्साइड सॉल्युबल है लेकिन बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। बेटा बेरियम ऑक्साइड सॉल्युबल है क्योंकि बेरियम ऑक्साइड नेचर में क्या है बेटा? आयोनिक है, क्योंकि उसके अंदर एनायन छोटा है साइज में, O2 माइनस। लेकिन बेरियम सल्फेट के अंदर सल्फेट एनायन साइज में बड़ा है। कहते हैं बेरियम ऑक्साइड सॉल्युबल है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा है। लेकिन बेरियम सल्फेट के अंदर एनायन का साइज बड़ा होने की वजह से लैटिस इंथैल्पी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन इंथैल्पी के, इस वजह से बेरियम सल्फेट क्या हो गया? इनसॉल्युबल। कहते हैं लिथियम आयोडाइड इज ज्यादा सॉल्युबल देन पोटेशियम आयोडाइड इन इथेनॉल। बेटा इथेनॉल तो कोवैलेंट नेचर हो गया, तो बेटा जाहिर सी बात है लिथियम आयोडाइड नेचर में कोवैलेंट है। सर किसकी वजह से? छोटे कैटायन की वजह से, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड आयोनिक है, इसलिए इथेनॉल में डिसॉल्व नहीं करेगा, पानी में डिसॉल्व करेगा। कहते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसलिए इसका नेचर क्या हो गया बेटा? कोवैलेंट, इसलिए ये अल्कोहल में डिसॉल्व हो गया। बट
potassium iodide is ionic in nature, but Ki is ionic in nature. ऐसे ही कहता है which alkaline earth metal carbonate is thermally most stable. तो हमने पढ़ा था बेटा, डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है, इसलिए बेरियम कार्बोनेट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. कुछ कॉपी करना है बेटा किसी ने? नो सर. तो यहां पे हमारे कंपाउंड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आते हैं जो हमने नहीं पढ़ने, क्योंकि इस साल वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. तो ये बेटा हमारी असाइनमेंट है जो मैंने आपको साथ ही साथ में मेल कर दी थी. अब इसमें से जो जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम देख रहे हैं. हम बात कर रहे हैं इन टेक्स्ट के सबसे पहले क्वेश्चन की. कहता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम पेरोक्साइड. पोटेशियम जिस मर्जी के साथ मिले उसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1. दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी हैं बेटा. ये सारी वैल्यूज जो है वो गेन करने की टेंडेंसी है. अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. मतलब दूसरों को गेन कराना. रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन कराना एंड खुद लूज करना. तो इसके अंदर जिसकी, अब आपको कैसे इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग आरपी में जिसकी आरपी सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद बाकी के आ जाएंगे. तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन, ये हमने कर लिया. ये भी हमने कर लिया था कि कोई भी पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. ये दोनों क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए थे. ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं. ये हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने कर लिया था. व्हाट वाई आर एल्कली मेटल्स, ये भी हमने कर लिया था. ये भी हमने कर लिया हुआ है, ये भी हमने कर लिया है. ये हमने आज किया है एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन. 7th भी कर लिया था. ये भी हमने आज किया है कि भाई ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है. तो आप इनको इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस नहीं पा सकते. केमिकली इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको इनको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती गेन कराने होंगे. कैसे? बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड एंड नॉट बाय सिंपल केमिकल रिडक्शन मेथड. देन हमने ये वाला क्वेश्चंस भी कर लिए थे एक्सरसाइज का 9th एंड 10th क्वेश्चन. वाई पोटेशियम, क्योंकि वो ग्रुप 1 का था. 10th एल्कली मेटल्स का था, ये भी हमने कर लिया. एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो कलर फ्लेम क्यों नहीं देते. हमने पढ़ा था क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है जो बंसन बर्नर कंपेंसेट नहीं कर पाता, इसलिए ये फ्लेम्स नहीं देते. 12th क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस रिएक्शंस अकर्स इन सॉल्वेज प्रोसेस. ये भी बेटा हमने कर लिया था. पोटेशियम कार्बोनेट का ये क्वेश्चन भी किया था, ये भी किया था. एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन तो हमने आज ही किया है डिस्कस.
16th क्वेश्चन मैंने आंसर लिखवा दिया था, पर ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि कोई भी सॉल्व जो है वो नहीं है। 17th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये सिंपल रिएक्शंस हैं जो पूछी जा सकती हैं कि मैग्नीशियम को अगर एयर में हीट करोगे तो क्या होगा, वो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्विक लाइम वाली रिएक्शन कोर्स में नहीं है, ये सॉल्ट से रिलेटेड रिएक्शंस हैं, ये वाली नहीं है। क्लोरीन की रिएक्शन स्लेक लाइम के साथ नहीं है। कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। 18th क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। 19th कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड एंड वेपर स्टेट, राइट। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज का 20th हाइड्रोक्साइड्स, ये हमने अभी किया था, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था इसी लेक्चर के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। 22 लिथियम के सॉल्ट्स इतना आसानी से हाइड्रेट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसका कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। फिर LiF इनसॉल्युबल है पानी के अंदर क्योंकि वो नेचर में कोवैलेंट है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, लैटिस इंथैल्पी ज्यादा है। लेकिन LiCl सॉल्युबल है पानी में भी और एसीटोन में भी। क्यों, क्योंकि ये कोवैलेंट भी है नेचर में और इसका एनायन बड़ा होने की वजह से हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है। ये कोर्स में नहीं है। कहते हैं 25th व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर, तो बेटा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दे देगा। सोडियम मेटल इज फ्री हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, तो बेटा वो क्या बना देगा, सोडियम पेरोक्साइड। और सोडियम पेरोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 26th क्वेश्चन हमने अभी किया था इसी लेक्चर के अंदर। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था क्योंकि वो एल्कली से रिलेटेड है। 28 कहते हैं राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, सोडियम पेरोक्साइड पानी के अंदर क्या दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ऊपर की रिएक्शन रिपीट है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पानी के अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हालांकि ये अब कोर्स का पार्ट नहीं है। और सोडियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट। 29th क्वेश्चन हमने अभी किया है इस लेक्चर के अंदर। तो हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेगुलर लेक्चर्स में ही डिस्कस कर लिए थे। तो एक्सरसाइज का 30th, which alkali metal has the highest down the group melting point increases, which alkali metals hydrate more easily, छोटा कैटायन हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, and which is the most stable, that is barium carbonate। तो यहां पर आपका एस ब्लॉक चैप्टर आज पूरा खत्म हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया। हमने पूरा चैप्टर जो है वो कवर किया है जो कोर्स का हमारा पार्ट है, और हमने सारे क्वेश्चन आंसर जो है एनसीईआरटी के साथ में डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक कीजिए। इन लेक्चर्स को, इन चैप्टर्स के नोट्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटर और स्ट्रॉन्गर बना सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन, टॉपिक, चैप्टर को लेके, तो आप जरूर मुझे लिखें, मैं जरूर उनको सॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे। और अगर मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए हमारे
लेक्चर्स के जो आगे की क्लास के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है और इस क्लास के लिए भी हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। तो डेफिनेटली you take care, study hard, and it is a bye bye from School of Science.